निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला इसमें भाग है, इसमें आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे बड़ी संख्या को हम भाज्य मानते हैं, छोटी संख्या को भाजक मानते हैं और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। और इस भाग देने के बाद जो चीज़ें प्राप्त होती है, जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, या जैसे कि शेषफल, भागफल, भाज्य, भाजक, उनके बीच का एक संबंध स्थापित करते हैं। ए बराबर बी जो कि भाजक है, क्यू भागफल है, धन आर शेषफल है। तो यहाँ ए 225 है और बी 135 है, क्यू और आर निकालना है। तो 225 में 135 से भाग देंगे तो 135 एकम 135 बचा 90, शेषफल भागफल 1, शेषफल 90, क्योंकि 90 से 135 में भाग 135 से 90 में भाग नहीं जाएगा। तो एक भागफल 90, शेषफल तो गुणे 1 धन 90, ये हो सकता है एक रिलेशनशिप। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम भाजक लेंगे और शेषफल लेंगे और इन दोनों संख्याओं का फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो फिर इनका एचसीएफ, जिसमें कि बड़ी संख्या को भाज्य लेते हैं, छोटी संख्या को भाजक लेते हैं और यहाँ पर फिर भागफल और शेषफल निकालते हैं। तो फिर 135 में 90 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 90 एकम 90, 135 90, 45 शेषफल और भागफल 1। तो यहाँ क्यू 1 हुआ, 90 गुणे 1 धन 45 बराबर 135। ये देखिए, ये दोनों ही मतलब कि 225 बराबर है ये, तो ये बीच का एक रिलेशन है, संबंध है। ये प्राप्त हुआ, फिर ये प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी आपको रिमाइंडर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ। फिर उसको कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे फिर इस समीकरण में जो भाजक है उसको लेंगे जो 90 है और शेषफल है वो 45। अब यहाँ पे 90 भाज्य, 45 भाजक, भागफल और शेषफल निकालना है। अब देखेंगे 90 से 45 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, शेषफल यहाँ 0 आ गया, भागफल 2 है, 45 भाजक गुणे 90। तो यहाँ पर जैसे ही शेषफल 0 आया तो इस प्रोसेस को यहीं पे इंड करते हैं और जो भाजक है वह 90 और 45 का एचसीएफ होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एचसीएफ निकाला। तो इसका 90 और 45 का जो एचसीएफ है वो होगा 45। तो इस तरह से जो 90 45 का एचसीएफ होगा वही 135 90 का एचसीएफ होगा और वही 135 225 का एचसीएफ होगा। मतलब कि एचसीएफ 135 एचसीएफ 135 और 225 का बराबर होगा एचसीएफ 135 90 और यही बराबर होगा एचसीएफ 90 और 45 का। तो यहाँ 90 और 45 का एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ 45। तो इस तरह से इसका भी एचसीएफ 45 होगा और इसका भी एचसीएफ 45 होगा। मतलब कि 135 और 225 का एचसीएफ भी 45 होगा, 135 और 90 का भी एचसीएफ 45 होगा। तो इस तरह से 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, महत्तम समापवर्तक 45 है। 196 और 38,220 का एचसीएफ आपको निकालना है।
तो सबसे बड़ी संख्या को हम भाज्य लेंगे, छोटी संख्या को भाजक। तो 38,220 बराबर 196 क्यू धन आर गुणे क्यू धन आर। तो 38,220 में 196 से जब हम भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है 195, मतलब इसमें से इसमें भाग देंगे तो मिलेगा 195। तो इस तरह से शेष फल प्राप्त हुआ 0। क्यू हुआ 195, मतलब 196 गुणे 195 धन 0, ये बराबर है 38,220 के। यहाँ शेष फल 0 हो गया। तो इस प्रोसेस को इसको यहीं पे अंत करते हैं और यहाँ पे जो भाजक है समीकरण में वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो 196 इन दोनों संख्या 196 और 38,220 का एचसीएफ हुआ 196। 867 और 255 का एचसीएफ। तो यहाँ बड़ी संख्या 867 है तो इसे हम भाज्य लेंगे। 867 बराबर 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से गुणे क्यू भागफल धन आर शेषफल। तो 867 में 255 से भाग देने पर तो ये इसे काटेंगे तो 3,765, मतलब 255 गुणे 3 बराबर 765। तो 867 में से हम 765 को घटाएंगे, 17, 5 एक हासिल यहाँ से लेंगे तो इसे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102। तो शेषफल आपको मिला 102, भागफल आपको मिला क्यू बराबर 3। तो इस तरह से 255 गुणे 3 धन 102 867। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है तो प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर हम भाजक को लेंगे और शेषफल को लेंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 255 और 102 का एचसीएफ। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 255 जिसे हम भाज्य लेंगे। 255 बराबर 102 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्यू भागफल धन आर शेषफल। तो 255 में 102 से भाग देंगे। 255 बटे 102 204 दूनी 102 दूनी 204। तो 204 255 में से ये मतलब इसको काटेंगे, यहाँ से भाग देंगे तो ये 204। तो 204 155 सॉरी 255 भागे 102 इस तरह से लें तो 102 दूनी 204 घटेगा ऋण, ये मिलेगा आपको 51। शेषफल आर बराबर 1, भागफल क्यू बराबर 2। 255 बराबर 102 गुणे भागफल 2 धन शेषफल 51। यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं हुआ। फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो इसके लिए हम पहले 102 संख्या 102 जो इसका इस समीकरण में भाजक है 102 और शेषफल 51, इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 102 बराबर 51 गुणे क्यू धन आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से तो
102 में जब 51 से भाग देंगे, 51 दूनी 102, तो यहाँ पे भागफल Q 2 आया, शेषफल 0 आया। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। यहाँ शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पे प्रोसेस को एंड करेंगे, अंत करेंगे इस हल को, और जो भाजक होगा इस समीकरण में वही 102 और 51 का HCF होगा। जो 102 51 का HCF होगा वही 255 और 102 का HCF होगा। जो 255 और 102 का HCF होगा वही 867 और 255 का HCF होगा। तो मतलब HCF 867 से 255 का HCF बराबर है 255 102 का HCF बराबर 102 51 का HCF, जो कि है 51 के बराबर। इसका बेसिक मतलब यह है कि 51 से इन दोनों संख्याओं में एक बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों ही 101 51 को विभाजित करती हो, या फिर 255 को 102 को विभाजित करती हो, और 868 और 255 में एक बड़ी संख्या क्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को, मतलब एक बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को ही विभाजित करे, इन दोनों। तो यहाँ पे 51 है जो इन तीनों ही जो युग्म है संख्याओं की, इन तीनों को ही विभाजित करती है। तो और सबसे बड़ी संख्या है जो कि तीनों को विभाजित करती है, इसलिए इनका HCF 51 है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q धन 1 या 6Q धन 3 या 6Q धन 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक। तो पहले मान लीजिए A कोई एक विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, और B बराबर 6। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये समीकरण जो दिया है, जैसे A बराबर BQ धन R, जहां R शेषफल है, Q भागफल है, B भाजक है। तो यहाँ पर R जो है, इससे का टैली करें, इसको तुलना करें, तो B बराबर 6 है, और Q कोई पूर्णांक है, और R का जो मान है वह 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से छोटा, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो इस तरह से A को हम A बराबर 6Q धन R है, मान लीजिए इसमें R, तो R हम बारी बारी से 0 रखेंगे, A बराबर 6Q, R बराबर 0 रखने पर A बराबर 6Q धन 1, A बराबर 6Q धन 2, या फिर A बराबर 6Q धन 3, 6Q धन 4, 6Q धन 5, इसमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन समीकरण दिया है कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है जैसे कि 6Q 2 से विभाजित है। विषम संख्या, सभी विषम संख्याएं 2 से विभाजित होती है, ये विभाजित हो रहा है, मतलब ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये सम संख्या है। तो 2 से ये विभाजित हो रहा है, 2 से ये विभाजित हो रहा है, 2 से ये विभाजित हो रहा है। तो इसको ये तीनों छोड़कर, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q धन 1, 6Q धन 3,
और 6^5 के रूप में हो सकता है। ये 6^6 6^2 और 6^4 इसलिए नहीं हुआ कि ये तीनों ही 2 से विभाज्य है, क्योंकि सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसे हम 6^1 6^3 6^5 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर 6^1 6^3 6^5 के रूप का होता है। छह से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसको 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों ही समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और क्या होगी ये भी ज्ञात करना है और जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो बातें कि एक तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और अधिकतम स्तंभों में, और वो अधिकतम संख्या क्या हो। तो 616 और 32, यहां मतलब है कि 616 और 32 को एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 616 और 32 दोनों को ही विभाजित कर सकते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना 12 सदस्यों की टीम को हमको अगर पंक्ति और स्तंभ में लिखना है, 12 और 8 मान लीजिए वो बैंड है और 12 सैनिक है, तो 12 सैनिक को हम इस स्तंभ में 4×3 के क्रम में भी लिख सकते हैं। 4×3 का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 पंक्तियां हुआ, 4 स्तंभ हुआ। तो 8 को हम अब 8 को भी हमको लिखना है समान इसके समान स्तंभ में और मैक्सिमम स्तंभ में। तो 8 को तो मैं 8×1 कर सकता हूं। यहाँ पे 8 ये स्तंभ है, ये पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या है, 8×1 कर सकता हूँ, 4×2 कर सकता हूँ, 2×4 भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्तंभों में बात करना है, तो अधिकतम स्तंभों में लिखना है। तो यहाँ पे अधिकतम स्तंभ हो, दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 4 स्तंभ है और यहाँ पे भी 4 स्तंभ है और ये दोनों ही मैक्सिमम है, अधिकतम है और समान भी है। तो मतलब दोनों को हम 8 को भी, इसको भी हम 8 आर्मी बैंड को भी, समूहों को भी हम 4×2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि ये 3 4 1 2 3 4, ये आर्मी बैंड हुए, ये सैनिक हुए, ये सैनिक हुए। तो ये आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं, इनके पीछे पीछे ये मार्च कर रहा है। इसी तरह इसको भी सेट करना है स्तंभ और पंक्ति में, और वह स्तंभ मैक्सिमम होना चाहिए और दोनों में समान होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, अब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों ही संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों ही संख्याओं को विभाजित कर पाए। तो 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जैसे, और हम एचसीएफ को निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रणाली या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। इसमें है कि a बराबर BQ प्लस R, यहाँ पे B भाजक, Q भागफल, R शेषफल, A भाज्य। यहाँ पे A है तो सबसे बड़ी संख्या को हम भाज्य लेंगे, तो 616 सबसे बड़ी संख्या है और भाजक लेंगे 32 को, तो शेषफल, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो 616 में इस तरह से हम 32 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 19 भागफल और 8 शेषफल। 19 भागफल और 8 शेषफल। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे Q की जगह पे हम 19 रखेंगे, Q बराबर 19
और r बराबर 8। यहाँ पे r, अब देखिए r 0 नहीं हुआ तो ये प्रोसेस हम फिर आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ प्रोसेस में क्या करेंगे, जो भाजक है और जो शेषफल है इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। भाजक क्या है, यहाँ पे 32 है, 32 और शेषफल क्या है 8, 8 का एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि r 0 हो जाए, r 0 ना हो जाए। तो 32 और 8 का फिर निकालें तो यहाँ पे 32 को भाज्य मानेंगे और 8 को भाजक और Q और R निकालेंगे। तो देखेंगे 8 चौके 32, 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 चौके 32, शेष तो यहाँ पे भागफल 4 और शेषफल 0 आया तो भागफल 4, तो भागफल यहाँ पे 4 और शेषफल 0 आया तो मतलब 8 जो है, जो भाजक है, वही इन दोनों संख्याओं का 32 और 8 का एचसीएफ होगा। जो 32 और 8 का एचसीएफ होगा वही 616 और 32 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 32 और 8 का एचसीएफ जो भाजक है 8, क्योंकि r 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ गया तो ये भाजक जो है ये 32 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। और यही महत्तम 32 और 8 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक होगा। मतलब कि एचसीएफ 32 और 8 बराबर एचसीएफ 616 32। तो एचसीएफ 32 और 8 का क्या है 8, तो इसका भी एचसीएफ होगा 8। तो मैक्सिमम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या और समान दोनों ही समान है स्तंभ, मतलब कि दोनों ही समूहों में समान स्तंभ होने चाहिए और अधिकतम संख्या में होने चाहिए। तो इसलिए ये संख्या आई आपकी 8। 8 यहाँ पे दोनों ही समूहों में समान स्तंभ है और अधिकतम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में प्रवन के रूप का होता है। संकेत में यह दिया गया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्ग को हम 3m और 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्न में संकेत में लिखा है कि मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है, माना x कोई धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और तो इस स्थिति में x को हम 3q धन 1 और 3q धन 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अतः x एक धनात्मक पूर्णांक जो 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में है। मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 3q धन 1 या 3q धन 2। वो कैसे? जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के मुताबिक, जैसे क्या होता है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, a में b से भाग देने पर हमें शेषफल q और भागफल r प्राप्त होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक b से मैंने भाग दिया, भागफल q धन शेषफल r। और जो ये r है वो b से 0 से के बराबर है और 0 से बड़ा है, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है और b से छोटा है। तो यहाँ पे b क्या है 3 है। मतलब कि उस पूर्णांक में, उस दूसरे धनात्मक पूर्णांक में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमको भागफल q प्राप्त हो रहा है और शेषफल r। और जो शेषफल r होगा वह शेषफल r जो होगा वह 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। मतलब वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये r की वैल्यू 0, 1, 2। तो इस स्थिति में a जो है, जिसको मैंने यहाँ पे x माना है, तो a है वो 3q हो सकता है, जैसे b बराबर 3 है, और या फिर 3q धन 1 हो सकता है क्योंकि r बराबर 1 पर, r बराबर 2 पर 3q धन 2 हो
सकता है। ये तीनों स्थितियां बन सकती है अगर x या a कोई एक धन पूर्णांक है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए पहले ही संकेत में यहाँ पे मान लिया गया है कि x कोई धन पूर्णांक है जो उसको हम 3q धन 1 और 3q धन 2 के रूप में, जो कि 3q धन 1 3q धन 2 के रूप में है। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्ग को 3m या 3m धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले रूप को लेके चलते हैं, धनात्मक, जो कि x बराबर है 3q। अब इनके वर्ग करने की बात की गई तो x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग होगा 9q का वर्ग। अब 9q का वर्ग को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3q का वर्ग। अब ये 3q का वर्ग जो ये है ये एक पूर्णांक है, क्योंकि x बराबर 3q एक पूर्णांक है तो 3q का वर्ग भी एक पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ पे m बराबर 3q का वर्ग एक पूर्णांक है। तो इस स्थिति में x का वर्ग बराबर 3 गुणे m, तो x का वर्ग बराबर 3m, ये है समीकरण 1 में प्राप्त। अब हम दूसरे रूप पर चलते हैं, इस धनात्मक पूर्णांक x के दूसरे रूप पर, जो कि x बराबर है 3q धन 1, 3q धन 1। तो इनका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग 3q धन 1 का वर्ग होगा 3q धन 1 का वर्ग, ये बराबर होगा a धन b के होल स्क्वायर से या a धन b के पूर्ण वर्ग से, क्योंकि a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा 3q का वर्ग, तो 3q का होगा 3 3 का 9 q का धन 2ab, a 3q, b 1, तो 3q गुणे 1 3q गुणे 2 6q धन 1 का वर्ग 1। यहां से आप इस दोनों टर्म से, दोनों पदों से 3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q का वर्ग धन 2q धन 1, 3q का वर्ग धन 2q धन 1। तो ये जो है ये संख्या, ये एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है, इसको हम मान लेंगे m बराबर 3q का वर्ग धन 2q, एक पूर्णांक है। तो इस स्थिति में x का वर्ग बराबर 3m धन 1। अब चलते हैं तीसरे स्थिति पर, इस धनात्मक पूर्णांक x के तीसरे स्थिति x बराबर क्या है 3q धन 2। तो फिर इनका भी वर्ग करेंगे तो x का वर्ग बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा 9q का वर्ग धन इसका 2ab, तो 3q गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 धन 2 दूनी 4। तो क्योंकि दोनों पक्षों का मैंने वर्ग किया, तो x का वर्ग किया और 3q धन 2 का वर्ग किया, तो x स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर धन 12q धन 4। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर धन 12q धन 4 को लिख सकते हैं 3 धन 1। तो फिर क्या होगा, यहां से हम ये तीनों टर्म से 3 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 ब्रैकेट बंद धन 1। ये जो है ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक को दर्शाता है। तो इस स्थिति में हम इसको मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m धन 1। अब यहाँ पे हम बार बार जैसे इसको कैसे कर सकते हैं, ये पूर्णांक, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ ही रहा होगा। तो जैसे कि q एक धनात्मक पूर्णांक हमने माना हुआ है, q एक पूर्णांक है, हमने मान चुका है पहले से, हमको मिला हुआ है। तो जब q पूर्णांक है उसका वर्ग भी पूर्णांक ही होगा, 3 ऑलरेडी पूर्णांक है, तो इसी तरह q पूर्णांक है 4 भी पूर्णांक होगा। अब इन तीनों पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो और ये तो पूरा टर्म है, ये पूर्णांक है,
इसको हमने m एक पूर्णांक मान लिया, तो 3m धन 1। इसी तरह यहां भी हमने ये किया, ये 3q स्क्वायर धन 2q, इसको हमने एक पूर्णांक मान लिया m, तो 3m धन 1। तो अब बात क्या की गई थी कि x एक धनात्मक पूर्णांक है और इसके वर्ग को हम 3m या 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें पहले, अब देखिए पहली स्थिति में हमको मिल गया था, पहली स्थिति में हमें मिला x स्क्वायर बराबर 3m, मतलब कि x धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3n के रूप में लिख सकते हैं, जो कि प्रश्न में है। फिर x स्क्वायर x के धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m धन 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। फिर x धनात्मक पूर्णांक के तीसरे रूप को हम फिर उनका वर्ग करेंगे, तो जो वर्ग है उसको हम 3m धन 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी x स्क्वायर है। ये फिर x के तीनों रूप, 3q धन 1 और 3q धन 2, तीनों रूप का में अगर वर्ग करेंगे धनात्मक पूर्णांक का, तो जो हमें वो जो वर्ग का रूप प्राप्त होगा वो 3m या 3m धन 1 के रूप में, ये 3m धन 1, इसमें भी 3m धन 1 के रूप में प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें यह निष्कर्ष मिला कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब x का वर्ग किसी पूर्णांक m कि हमने यहाँ पे सभी पूर्णांक जो प्राप्त हुए उनको m के रूप में लिखा, तो m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9m धन 8 के रूप का हो। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9m धन 8 के रूप का होता है। तो अभी हमने किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को उसके रूप को बताया कि 3m धन 1 के रूप को लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। m यहाँ पे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसी तरह हम घन को भी हल करेंगे। वहां पे हमने क्या किया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम 3q धन 1 3q धन 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी वही स्थिति है कि हम मानते हैं x एक धनात्मक पूर्णांक है और x के रूप है 3q धन 1 और 3q धन 2। तो माना x एक धनात्मक पूर्णांक जो 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप में है। अब हम इस धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, तो x बराबर 3q, पहली स्थिति लेते हैं, पहला रूप x बराबर 3q, तो x का घन बराबर 3q का घन बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q का घन। इसे हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3q का घन। और ये 3q का घन जो है यह एक धनात्मक पूर्णांक m है, इसको हम m मान लेते हैं। m एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे m मान लेते हैं, m बराबर 3q। अतः यहां m बराबर 3q का घन एक पूर्णांक है। तो इसलिए x क्यूब बराबर 9 गुणे m या 9m, इसे हम मान लें समीकरण 1। अब दूसरे इस धनात्मक पूर्णांक के दूसरे रूप को लेते हैं, x बराबर 3q धन 1, और उसके घन को लेते हैं, तो x का घन बराबर 3q धन 1 का घन। तो x का घन बराबर, जैसे कि a धन b का पूर्ण घन, इसको हम हल करेंगे, a धन b का क्यूब होल क्यूब जो बराबर होता है a का क्यूब धन 3 a स्क्वायर b धन 3 b स्क्वायर a धन b का क्यूब। तो इस स्थिति में 3q का क्यूब हो जाएगा या घन हो जाएगा इसका, ये 27 क्यूब का घन धन 27 क्यूब का वर्ग धन, इसको हल करने पे यही हमको प्राप्त होगा 9 क्यूब धन। अब हम यहां से क्या करेंगे कि अब यहां देख रहे हैं यहाँ पे 9 तीनों में कॉमन दिख रहा है, 9 को बाहर ले लेंगे,
तो 3 क्यूब का घन धन 3 क्यूब स्क्वायर धन 1 धन 1। अब हम इसे, यह एक पूर्णांक जो ये दर्शा रहा है, यह एक पूर्णांक को दर्शा रहा है, तो इसको हम पूर्णांक m मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 क्यूब के क्यूब को या 3 क्यूब के घन को हमने m माना, तो यहाँ पे 3 क्यूब का घन धन 2, 3 क्यूब स्क्वायर धन 3 क्यूब का वर्ग धन 1 को हमने m मान लिया। यहाँ पे हमने m बराबर 3 क्यूब का घन धन 3 क्यूब का वर्ग धन 1 एक पूर्णांक है, तो इसलिए x का घन बराबर 9m धन 1, x का घन बराबर 9m धन 1, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब हम धनात्मक पूर्णांक के तीसरे रूप को लेंगे, जहां पे x बराबर 3 क्यूब धन 2 इसका घन करेंगे, x का घन बराबर 3 क्यूब धन 2 का होल घन या होल वर्ग, पूर्ण क्यूब। तो हल करने चलेंगे तो हमको प्राप्त होगा ये 27 क्यूब का घन धन 54 क्यूब का वर्ग धन 36 क्यूब धन 8, ये है x के घन के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 को कॉमन ले लेंगे इस तीनों पद से, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 3 क्यूब का घन 9 × 54 6 क्यूब का वर्ग धन 4 क्यूब धन 8, ब्रैकेट बंद धन 8। तो ये जो भाग है ये एक धनात्मक पूर्णांक को, यहाँ 3 क्यूब का घन धन 6 क्यूब का वर्ग धन 4 क्यूब जो बराबर है m, एक धनात्मक। इस स्थिति में क्या होगा, तो हम यहाँ पे हम m रख देंगे, तो x का घन बराबर 9m घन, ये हमें समीकरण 3। अब हम तीनों समीकरणों को देखेंगे। एक हमें पहला समीकरण यहाँ प्राप्त हुआ था जो कि ये है x क्यूब बराबर 9m, और दूसरा ये x क्यूब बराबर 9m धन 1, एक ये और एक ये, x क्यूब बराबर 9m धन 8। x धनात्मक पूर्णांक के अलग अलग रूप के लिए हमें इनके घन का अलग अलग रूप प्राप्त हुआ। जैसे कि प्रश्न में क्या था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9m या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों समीकरण से हमको यहाँ पे प्राप्त होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9m धन 8 के रूप का होता है। यहाँ पर m एक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है।